अजीत जोगी जो मरवाही से आते हैं, मरवाही वो सीट जिन्हें उनका गढ़ कहा जाता है, वो गढ़ जिसे कोई भेद नहीं सकता, मगर अजीत जोगी के जाने के बाद अब वहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और बाकी लोग एक साथ टूट पड़े हैं अपनी शाख जमाने के लिए। जहाँ अजीत जोगी को कोई हरा नहीं सकता था, वहाँ अब कांग्रेस ने अपना खूंटा गाड़ लिया है। 3 तारीख को जनता ने अपना मतदान किया, जनता ने अपने चाहने वाले नेता को वोट दिया, वोट पेटी में बंद हो गई और आज है 10 तारीख जब जनता का फैसला सबके सामने आएगा। आज 21 चरणों में जनता का फैसला सामने आ रहा है। धीरे धीरे 10 चरण पूरे हो चुके हैं, जहां पर कांग्रेस के ध्रुव को 40,000 वोट मिल चुके हैं, 20,000 वोटों से आगे हैं, सीधे डबल वोट। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर मरवाही का ताज किसके सर सजेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TCP 24 और मैं हूं आपके साथ स्नेहिल। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे मरवाही चुनाव पे। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल पुशतकर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय तक प्रेस क्लब के अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं संजय शेखर जी। संजय शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत सारे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पिछले बार के चुनाव में भी इनका अच्छा एक कवरेज था, उस पर हम इनसे चर्चा करेंगे कि तब का चुनाव और अब का चुनाव में क्या फ़र्क हो रहा है। रमेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद। रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ रमेश पांडे जी से जानेंगे कि बिहार और मध्य प्रदेश में किस तरह से तख्ता पलट होने वाला है। अब आते हैं मरवाही चुनाव पे। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव होना था, उपचुनाव में लोगों ने अपना वोट डाल दिया। आज की तारीख में ये देखना है कि किसका पल्ला भारी हो रहा है। सर, पहली बात तो ये सवाल ये उठता है कि किस तरीके से ये उपचुनाव आए, अजीत जोगी जी का निधन हो जाना, उसके बाद अचानक से एक फेरबदल हो जाना, और अब ऐसे में आखिर वो कौन सा मुद्दा था जो विनिंग फैक्टर बनेगा। देखिए, ऐसा है कि अजीत जोगी भी जब तक वहाँ से चुनाव लड़े वो पहले कांग्रेस से ही लड़े। उसके पहले सिर्फ अजीत जोगी नहीं, उसके पहले पूर्ते परिवार का वहाँ प्रभाव रहा है और वो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी। वहाँ पर बीजेपी का अस्तित्व लगभग नहीं के समान है। जब राज्य में चुनाव होने शुरू हुए, अजीत जोगी तो पहले मनोनीत कहना चाहिए मनोनीत मुख्यमंत्री थे। निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री आए, पहली निर्वाचित सरकार आई तो भाजपा की सरकार आई, रमन सिंह पहले निर्वाचित थे। 3 बार भाजपा की सरकार बनी, लेकिन वहाँ पे बीजेपी कुछ खास कर नहीं पाई। अब ऐसे में ये जो चुनाव हुआ अजीत जोगी के निधन के बाद, तो वो तो उपचुनाव है और उपचुनाव में आम आदमी को मालूम है कि उसको किसको वोट देना है, क्योंकि वो विकास चाहता है और विकास के लिए वहाँ पर अगर वो भाजपा को वोट देता है तो उसको विकास नहीं मिलेगा, ये वो तय कर चुका है। और उपचुनाव में जनरली जो है सरकार हारती नहीं है और बहुत शुरू से ही दिख रहा है इसमें कोई ऐसा कोई इसमें इस चुनाव में कहीं भाजपा नज़र आई ही नहीं। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है कि जो बीमारी कांग्रेस में हुआ करती गुटबाजी की और जो गड्ढा खोदने की जो बीमारी थी, वो अब कांग्रेस में नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती है जनरली जो है वो जो नेतृत्व के ऊपर निर्भर होता है। मतलब भूपेश बघेल के आने के बाद वो बीमारी अब भाजपा में है। कांग्रेस में कहीं गुटबाजी नहीं दिखी, कहीं कुछ नहीं दिखा, सब एक साथ मिलकर काम किए। वहीं भाजपा में आप देखिए टुकड़े टुकड़े में भाजपा बची। सरकार के साथ बीमारी भी बदल गई है। हाँ, बिल्कुल। विपक्ष में नहीं, देखिए विपक्ष में नहीं, आपका जो सवाल है वो जायज़ है, लेकिन उल्टा है। ये जो गुटबाजी और जो फूट, ये सब जो कहाँ होती, गरीब के घर में प्रॉपर्टी झगड़ा नहीं होता, लड़ाई होती सत्ता में। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य से विपक्ष में फूट है। सत्ता पक्ष जो है वो उसको एक सूत्र में बांधने में भूपेश बघेल सफल हुए और फिर भूपेश बघेल की अपनी खुद की इमेज का ये दांव पर थी। वहाँ कैंडिडेट कोई भी, दोनों पार्टी कैंडिडेट कोई दांव पे नहीं था। बीजेपी जो है उसका जो परफॉर्मेंस है राज्य बनने के इस चुनाव के बाद जब से हारी है, तब से जनता के सामने में वो विपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं पाई है। मतलब एक तरीके से विकास ही मुद्दा था। 15 सालों में बीजेपी की सरकार रही है, विकास के लगातार बात किए जा रहे हैं, विकास विकास विकास। हम 3 चुनाव में विकास ही सुना, इस बार भी हमने विकास का बात सुना था, लेकिन अभी भी मरवाही में विकास का ही मुद्दा है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं संजय सर? देखिए, अब मोटे तौर पे जो परिणाम है वो स्पष्ट है और स्पष्ट आज नहीं हुआ है, ये पहले दिन से ही स्पष्ट है। इसलिए स्पष्ट है कि एक सामान्य ट्रेंड रहता है पूरे देश में। आप पूरे चुनाव का इतिहास देखेंगे
तो उसमें जब भी उपचुनाव का परिणाम आता है सामान्यतः सत्ता के पक्ष में आता है। और जैसा कि अनिल जी कह रहे थे, होता यही है कि जनता जानती है कि सरकार इस दल का है और उस दल के विरोध हम जाएंगे तो उसके साथ हमारे यहाँ का डेवलपमेंट हो नहीं सकता। और मारवाही में आपने देखा कि ओपन था, एक तरह से वो धमकी भी थी और जिसको भाजपा ने मुद्दे के तौर पे लिया भी। और धमकी इस तरह की थी कि अगर आप देख लीजिए कि अगर यहाँ से हमको हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमारे पास 69 विधायक हैं तो हमारे सेहत पे फर्क नहीं पड़ना है, आप सोच लीजिए कि आपके सेहत पे क्या फर्क पड़ना है, आपको डेवलपमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कहाँ की जनता डेवलपमेंट नहीं चाहेगी। तो जाहिर सी बात है उनको विकास चाहिए। और दूसरी बात ये, जिस कमियां की बात थी वो कमियां तो चला गया तो कमियां चला गया और कमियां का जो पुत्र है उसको लेकर के वो स्नेह नहीं है। न केवल मारवाही की बात बल्कि पूरे प्रदेश में जो स्नेह अजीत जोगी को मिलता था, अजीत जोगी के काम करने का तरीका, उनका व्यक्तित्व, उनकी विद्वता ये सब मिलकर के उनके पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करती थी, जिससे अमित जोगी कोसों दूर हैं। तो जो समर्थन अजीत जोगी को मिलता था वो अमित जोगी को मिलेगा, इसकी कल्पना कर नहीं सकते, संभव ही नहीं है। आप कह रहे हैं। तो इस वजह से पहले से ही स्पष्ट था। दूसरी बात ये, जैसा कि अनिल जी ने कहा, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिखरी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक होकर के चुनाव लड़ा कहाँ वहाँ पे। देखिए नंद कुमार साहब वहाँ से जो आदिवासी चेहरा है वो गायब था, ठीक है। ननकी राम कंवर जो आदिवासी चेहरा है वहाँ से गायब था। तो आदिवासी क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और आदिवासी चेहरा पूरा आपका गायब है, तो फिर वहाँ से आप रिजल्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि जिसको आप लगातार कोसते रहे और जिसके शासनकाल को आज तक कोस रहे हैं उसके साथ आपने गठबंधन कर लिया तो उसका भी एक संदेश जाता है और वो संदेश पहुंचाने में भूपेश बघेल और उनकी टीम सफल रही है। वहां पर इस सवाल पे भी, आपके इस मुद्दे पे सवाल पे भी आऊँगा। आप सर से जान लेते हैं कि आपको क्या लगता है कौन सा एक विनिंग फैक्टर हो सकता था। देखिए मरवाही जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, हमको लगता है कि भूपेश बघेल की नज़र में उसी दिन से मरवाही आ गया था, अजीत जोगी के जीते जी। क्योंकि पुराना रिश्ता सा है दोनों का। नहीं, रिश्ता की बात नहीं है, उनकी नज़र में आया तभी उन्होंने गौरेला पेंड्रा मरवाही को नया जिला घोषित किया। एक मेडिकल कॉलेज भी वहाँ देने की बात चली और भी कई कॉलेजों के उन्नयन की बात चली। तहसील और उप तहसील देने का भी दर्जा इन्होंने घोषित किया। तो लगता है कि पहले से ही इनकी नज़र मरवाही पे थी। अनिल भैया ने जैसा कहा कि वो मरवाही तो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी ही, वहाँ कांग्रेस के ही वोटर थे। 2018 का एक ऐसा इलेक्शन हुआ जिसमें अजीत जोगी ही उम्मीदवार थे, लेकिन वो कांग्रेस से नहीं थे, जनता कांग्रेस से थे। बाकी जब भी अजीत जोगी का उम्मीदवार हुआ करते थे कांग्रेस से हुआ करते थे, अमित जोगी भी कांग्रेस से ही वहाँ उम्मीदवार थे। तो आपकी बात का मैं पूरी तरह समर्थक हूँ। वहाँ जो वोटर है वो कांग्रेस माइंडसेट का है। और खास बात और आप लोगों ने, आप ही की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। आपने एक और चीज़ पे गौर किया होगा कि चुनाव से पहले अजीत जोगी के जितने कार्यकर्ता थे वो सब भूपेश जी के साथ आ गए अपनी पुरानी जगह पे, जो उनका कांग्रेस जो वापस उनकी जगह थी वहां पर आ गए। तो बिना आप जो है बिना सेना का आप रन कैसे जीतेंगे। तो पूरी सेना तो भूपेश कांग्रेस के पास ले गई, कांग्रेस के पास थी। तो उसमें अगर अमित जोगी जो लाख दावे कर रहे थे कि इतना हम विन करेंगे, इतना जीतेंगे, इतना लीड रहेगा, वो एक जो है उसके बारे में कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन उसके पीछे नीचे कोई धरातल नहीं था। मतलब एक तरीके से सिर्फ आवाज़ आ रही थी, डब्बा खाली था। जी, सर ने कहा कि विकास के साथ साथ ये है कि जिला बनाने की जो बात हुई थी, ये सपना कहीं ना कहीं पहले एक अजीत जोगी का था। अब सरकार में आने के बाद भूपेश बघेल ने उस सपने को साकार कर दिया, मरवाही को सौगातें दे दी। अब ऐसे में अगर हम माने कि अमित जोगी कहीं चुनाव लड़ते तो जो सपना जोगी जी का था वो सरकार ने पूरा कर दिया, तो आखिर ऐसा क्या होता कि क्या जीत पाते अमित जोगी या कुछ थोड़ा बहुत उनको मिल पाता। देखिए एक बात जो है जनता सब जानती है, हम जनता को मूर्ख नहीं समझ सकते। दूसरी बात आप देखिए कि बेटा और पुत्र और पिता भी जो है अलग अलग पार्टी में रहते हुए वैचारिक मतभेद
वैचारिक समानता हर जगह एक समान हो जरूरी नहीं है। पिता है तो पुत्र भी जीतेगा, ये जरूरी नहीं होता। और दूसरी बात, मेरे कहने पे मेरे जो समर्थक है वो मुझे वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे जगह इसको वोट दो तो कोई नहीं देगा। वो इस बार जनता ने साबित भी कर दिया। अमित जोगी ने अनाउंस भी किया कि हम बीजेपी को समर्थन दे रहे। क्या हुआ? तो अभी जो आधे 50% ही वोट मिले उसको, तो 50% सीधे 50% से ज़्यादा वोटों से आ गया कांग्रेस के प्रत्याशी। वो 50% आप मान लीजिए, उसको 50 आधे ही वोट मिले हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी से आधे वोट मिले बीजेपी को। तो अब उसमें अमित जोगी का शेयर कितना है? तो क्या बीजेपी को वोट ही नहीं मिला? तो इसलिए ये सब बोलने की बात है। और दूसरी बात, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि वो लड़ता तो जीतता, हारता तो जीतता। मेरे हिसाब से एक बार उनको चुनाव लड़ने दे दिया जाना चाहिए था, तो सब दूध कभी पानी का पानी हो जाता। तो इस पे हो नहीं पाया। इस पे आपकी क्या राय है? अगर चुनाव लड़ते तो क्या होता? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव लड़ते तो कुछ वोट जरूर वो ले आ पाते, इसमें शक नहीं है। लेकिन देखिए, कहीं भी कोई भी चुनाव में कुछ वोट फ्लोटिंग वोट होता है, जो कैंडिडेट को देख करके, पार्टी को देख करके वो अपने वोट कास्ट करते हैं जी। तो ऐसे कुछ वोट जरूर अमित जोगी के साथ जाते, लेकिन वो जीत लेते, इसमें मुझे संदेह है। इसलिए संदेह है क्योंकि देखिए, एक तो जब रन में आप जाते हैं तो तैयारी बहुत मायने रखती है। तैयारी, जैसा कि आपने कहा, पहले दिन से भूपेश बघेल जी ने शुरू कर दिया था। पहले दिन से उन्होंने बिसात बिछानी शुरू कर दी थी, और बिसात बिछा करके विनिंग फैक्टर्स जितने थे उसको अपने पक्ष में उन्होंने कर लिया था। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो दूसरा, कहीं कैडर को आप कैडर की बात कर ले, कैडर जितने भी थे कांग्रेस के, अलग अलग खेमे में थे, सबको एकजुट किया। यहाँ तक एकजुट किया कि एक समय ऐसा था जो कांग्रेस के अंदर ही उसको लेकर के, अजीत जोगी के पास वाले जितने लोग थे उसको जब भूपेश बघेल अपने पास लेकर के आए तो कांग्रेस के अंदर विरोध के स्वर फूटे, लेकिन भूपेश बघेल जी ने उसको ठीक किया और सबको एकजुट रख करके, और उसके बाद वही बात सर कह रहे थे कि अब विपक्ष जो है उसमें दरार है, हाँ। फूट हो गई है, लेकिन जो सत्ता में है, जो यहाँ होना चाहिए दरार, वहाँ नहीं, वहाँ सब एकजुट है। ठीक है, इस बात से मैं आपके पास भी आता हूँ कि अमित जोगी अगर चुनाव लड़ते हैं तो 3 मेन चेहरे होते हैं हमारे पास। अभी तो फिलहाल 2 ही पार्टियां हैं जो मेन आंखें तौर पर दिख रही हैं। अगर लड़ते तो किसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता? देखिए, अमित जोगी अगर चुनाव लड़ते तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल पाते। ये ज़रूर है कि कांग्रेस की लीड थोड़ा कम करते। मैं उसका कारण बता रहा हूं। अजीत जोगी का जो व्यक्तित्व था, जो उनका एक राजनीति का समग्र स्वरूप था, उसमें उनका फेस रीडिंग बहुत ज़बरदस्त थी। वो अगर सामने होते तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होती थी यार इनके खिलाफ मैं चला जाऊँ। एक ही बात से इस बात को समझा जा सकता है, अजीत जोगी को मरे हुए मेरे ख्याल से 15 दिन भी नहीं बीते थे कि उनके जो बहुत करीबी थे, जो उनके मीडिया सलाहकार या मीडिया प्रभारी के रूप में देखे जाते थे, उन्होंने पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। अमित जोगी उनको रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही लोग थे, कांग्रेस से गए और वापस अपने घर सब वापस आ गए। नहीं, वो तो वापस आई, लेकिन अजीत जोगी के लोगों को भी अमित जोगी अपने पास नहीं रोक सके। ये बहुत बड़ी एक ड्रॉबैक उनके साथ है। मतलब जो सेना अजीत जोगी ने बनाई थी उसको संभाल नहीं पाए वो। अजीत जोगी में ये क्या था, अजीत जोगी के रहते भी ऐसा दिखता था कि पार्टी एक है, लेकिन अजीत जोगी के रहते भी अमित जोगी का एक जो ग्रुप अलग था। वो अब अजीत जोगी से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो अपना स्वच्छंद लोग थे। अजीत जोगी ने कोई एक दिन में वो जो है राजनीति नहीं पाई। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, एक लंबे समय का संघर्ष रहा है। संघर्ष था, और मुख्यमंत्री बने। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने, हालांकि कुछ उनसे जो चूके हुई राजनीतिक चूके, उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए। लेकिन अजीत जोगी जो राजनीति करते थे वो उनका, आप मान के चलिए कि वो आम आदमी से सीधे जुड़े हुए थे। तो आम आदमी जो आज भूपेश बघेल भी जो है आम आदमी के कहलाते हैं, रमन सिंह में वो बात नहीं थी। रमन सिंह आम आदमी के नहीं कहलाते थे। ठीक है, एक अच्छी छवि थी उनकी, साफ सुथरी छवि थी, वो सब थी। लेकिन आम आदमी और गरीब आदमी से जुड़ा हुआ आदमी जो था, वो इंटरेक्शन जो, जब अजीत जोगी जब भाषण देते थे तो आम सभा तो ऐसा लगता था कि उनकी दीवानी हुई। बिल्कुल, वो क्वालिटी जो है वो अमित जोगी में नहीं थी, उनके लोग अलग थे।
तो गुटबाजी उनके घर में पहले से थी, कोई नई बात नहीं है। उनके जाने के बाद एक जो कहते हैं ना, संयुक्त परिवार का मुखिया चला गया तो फिर बिखराव जरूरी हुआ। बिखराव दिखा और बिखराव ऐसा हुआ कि वो किसी के संभाले नहीं संभाला, और ये उसका दुष्परिणाम दिख रहा है सामने। देखिए, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो सवाल है, अब अमित जोगी का क्या होगा? अमित जोगी का राजनीतिक भविष्य कहाँ जा रहा है? उसको अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि अब असली परीक्षा तो अमित जोगी की अब शुरू होगी, और उसमें वो कहाँ तक टिकते हैं ये देखने वाली बात होगी। देखिए, अमित जोगी की 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी है, बहुत अध्ययन करते हैं वो, उनकी टीम अच्छी है जो उनको तथ्य निकाल करके देती है। विधानसभा में जब वो भाषण करते थे तो तमाम लोग सुनते थे उनके भाषण को, क्योंकि उनके भाषण में इतने सारे तथ्य होते थे। बोलने की शैली अच्छी है, लेकिन एक जो सबसे जो जनता का प्यार जो अजीत जोगी के को हासिल था, वो प्यार अमित जोगी को हासिल नहीं है। वो प्यार अभी उनको हासिल करना पड़ेगा, और उसके लिए एक क्रेडिबिलिटी और एक गुडविल अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा, और उसमें एक लंबा समय लगेगा। तो असली परीक्षा अमित जोगी की अब शुरू होगी कि वो अपने आप को जिंदा रख पाते हैं राजनीतिक रूप से, या फिर ये जो झटका लगता है उसमें वो बिखर जाते हैं। मतलब एक तरीके से बात करें, सर ने बात कही कि अमित जोगी की शुरुआत है एक तरीके से अभी, तो क्या इससे पहले का जो करियर था जो उनके पिता ने उनको दिया, या उनके पिता के साथ उन्होंने पार्टी संभाली थी दिन तक, वो एक तरीके से ज़ीरो दिखाई दे रहा है। सारे लोग बिखर गए, जो पुराने लोग थे वो वापस कांग्रेस के पाले में आ गए, तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, अमित जोगी के सामने तो निश्चित रूप से एक बहुत चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण समय सामने है। अमित जोगी को अभी अगर अपनी पार्टी के ही मुखिया के रूप में वो रहते हैं, तो पार्टी का संगठनात्मक ढांचा या अपने विधायकों को रोक पाना ही बड़ा कठिन सा दिख रहा है। उनके अपने ही 2 विधायक अलग सुर बोल रहे हैं, उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया और उनके 2 विधायक कांग्रेस के समर्थन में रहे। दूसरी बात, आज के दिन में अमित जोगी के पास सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपने को आदिवासी साबित करें, ये भी उनके लिए ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। उनके पिता के साथ भी ये जुड़ा हुआ या नहीं है, या अभी क्या उनके है? साथ भी चलता आ रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि अगर आगे लड़ते भी हैं कभी, तो क्वेश्चन मार्क जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उनके ऊपर। देखिए, ये सब ये है महत्वपूर्ण बात है ना, ऐसा नहीं है। अदालत में भी रहा मामला, लेकिन मुझे आप बताइए, क्या अजीत जोगी पर सवाल नहीं थे? क्या अजीत जोगी चुनाव नहीं जीते क्या? तो वो जो विधानसभा है मरवाही, वो उस परिवार से प्रभावित है। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, किसी को आप इनकार कर ही नहीं सकते। वो वहाँ पे अजीत जोगी को जो प्यार मिला, जैसे पोरते बंधुओं को मिला, तो अब पोरते के जाने के बाद जो है वो उस जगह को उन्होंने भर दिया अजीत जोगी। और अजीत जोगी ने बहुत ताकत लगाई, बहुत मेहनत की मरवाही के लिए, और ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई सल्तनत खड़ी नहीं, लंबा समय रहा, बहुत लंबा समय रहा, बहुत मेहनत की। और उनका जो वो जो मेहनत करते थे, ऐसा नहीं कि अमित जोगी मेहनत नहीं करता, अमित जोगी मेहनत करते हैं। उनका लिखना पढ़ना अध्ययन, जैसे संजय कह रहे ना, वो ब्लॉग भी लिखते थे तो पूरी दुनिया में उनका ब्लॉग को पढ़ा जाता था, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपकी सारी तमाम जो विद्वत्ता है, अगर आपकी सारी एनर्जी प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है तो उसका रिजल्ट आता नहीं है। उनका डायरेक्शन कहीं ना कहीं जो है चूकता था। उनका लक्ष्य, अजीत जोगी जो है लक्ष्य पे नजर रखते थे, तो इसलिए वो जात वात की बात जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती नहीं। और मैं छत्तीसगढ़ के लिए आपको बता दूं खास कि यहाँ पे जात पात कभी कोई फैक्टर रहा नहीं। रायपुर से तरुण चटर्जी जीतते रहे जो बंगाली है, बंगाली कितने वोटर है बताइए आप। उदय मुदलियार जो है राजनांदगांव से जीतते रहे, जया बेन जो है वो धमतरी से जीतते रही, कलावती मेहता भाटाबारा से जीतते रही, सरदार गुरमुख सिंह जो हो रहा है वो कुरुद से जीते, धमतरी से जीते। तो आप ये जात पात का मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ का जो है वोटर वो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। तो इसलिए अगर वो ऐसा होगा, आदिवासी साबित होंगे नहीं होंगे। अमित जोगी तो जीत चुके हैं ना चुनाव, एक बार तो बन चुके हैं, अजीत जोगी भी बन चुके हैं, भाई रेणु जोगी भी बन चुकी है। तो इसलिए वो फैक्टर है नहीं। वो एक ठोक ना एक आप समझ लीजिए एक समय के लिए वो एक ठोक शिगुफा रहता है जो हल्ला मचाते हैं। उसके बाद गुब्बारा उड़ गया जो जीते, पहला उपचुनाव जब अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री मनोनीत होने के बाद जब उन्होंने लड़ा, मरवाही से लड़ा, उस समय तो सबसे ज़्यादा गर्म था उनकी जात का मुद्दा। तो क्या हुआ? तो जीते तो
तो ऐसा अब ये आम आदमी को मालूम है कि कौन योग्य है, कौन उसकी सेवा कर सकता है, और उसका विश्वास उसी पे जाता है जो ये मेरी मदद कर सकता है, मेरी सेवा कर सकता है, मेरे क्षेत्र का विकास कर सकता है। वो जात पात पे विश्वास नहीं करता। खास करके छत्तीसगढ़ में तो ये फैक्टर मुझे नहीं दिखा आज तक। अब अगर एक बात करें नोटा के जो आंकड़े, नोटा सबसे ज़्यादा 8वें चरण तक 1600 तक पहुंच गया था, लगातार नोटा का जो बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या है कि ये जो जनता का एक समूह है वो क्या है कि वो नहीं पसंद कर रहा है किसी को, या फिर ये नोटा कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड में चल रहा है। लेकिन नोटा के बारे में तो मैं थोड़ी सी बात कहूँगा, वो थोड़ा नेगेटिव भी लग सकती है। मैं ये समझूंगा कि नोटा का जो उपयोग करते हैं वो लोग नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं, उनको कहीं पॉजिटिविटी किसी में नहीं दिखती। अगर नोटा 1600 लोगों ने दबा ही दिया तो क्या मायने है उसका? एक तरीके से वोट की बर्बादी ही है। नहीं देखिए, इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा। पांडे जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई पसंद ही नहीं आता, तो उसके लिए आप चुनाव नहीं करा रहे। फिर जब आप इलेक्शन कमीशन खर्चा करता है, सारे न्यूज़ चैनल, आप भी, हम भी, अखबार वाले भी अभियान चलाते हैं, वोट दीजिए, वोट दीजिए, वोट देना आपका कर्तव्य है। तो इलेक्शन कमीशन जो कैंपेन चलाता है कि वोट दीजिए, वोट देना आपका अधिकार है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए, तो उसी ने एक तो वहाँ पे फैसिलिटी दे दिया कि वोट मत दो। नोटा का मतलब क्या है? वोट मत दो। तो फिर काहे इतना दुनिया भर का तामझाम कर रहे हैं? इस पे आप क्या कहेंगे नोटा पे? दे रहे हो आप? देखिए, एक विकल्प जो दिया गया था, वो विकल्प इस रूप में दिया गया था कि अगर आपके पास कोई, जितने भी प्रत्याशी है उसमें से अगर कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप चुन सकते हैं। लेकिन वो स्थिति सामान्यतः अभी तक के जितने चुनाव हैं उसका इतिहास उठा करके आप देख लीजिए, तो वही स्थिति कभी बनी नहीं कि आप इतने वोट ले आए कि सबको रिजेक्ट कर दे। कोई ना कोई तो जीतेगा। तो उसमें एक बेहतर यही होता है कि जो सबसे अच्छा है उसको जीतिए, आप चुनिए। बल्कि कई जगह परिणाम खराब कर दिया। हाँ, कई बार को हरा दिया है, हारने वाले को नहीं। हालांकि मरवाही के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो मरवाही के संदर्भ में वो बहुत ज़्यादा वोट नहीं है नोटा का। अगर आप टोटल परसेंटेज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। इतना अमूमन हर एक चुनाव में हर एक जगह आते ही ये बहुत ज़्यादा गलती से भी दब है। नोटा से ज़्यादा तो अनुपस्थित रहते हैं। गलती से भी दब जाता है कभी कभी। सॉरी सर हो गया वाला होता है। ठीक है, अब एक और सवाल आता है कि अजीत जोगी के जिंदा रहते रहते कभी उन्होंने बीजेपी को अपना दोस्त नहीं समझा। अब जैसे ही उनका स्वर्गवास होता है, उसका सर ने भी इस बात को कहा था, अमित जोगी जो है बीजेपी के साथ हो जाते हैं। अब ऐसे में जो अजीत जोगी की लंबे समय तक छवि बनी हुई थी, जो लोगों पर उनका भरोसा था और जो उनकी बातें थी जो अभी भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। हम अजीत जो आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे अजीत जोगी को लेकर के, तो उनकी बातें ज़िंदा थी कि वो हमेशा भाजपा के दोस्त, अपने दोस्त को नहीं मानते थे। तो इस पे क्या अमित जोगी के करियर पे और भाजपा के ऊपर? देखिए, बहुत ही गलत फैसला था वो। आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आप तो एक इंतज़ार किया जा सकता था, प्रक्रिया करते, जो भी करते। लेकिन ये कहीं नहीं होता कि आपसे मैं नाराज हूँ तो मैं इसके साथ चले जाऊँ। आखिर जोगी कांग्रेस जो आई कहाँ से? मूलतः वो कांग्रेस से ही निकली हुई है। भाई अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो परिस्थितियाँ उत्पन्न करी जिसमें विद्याचरण छूट के जो है एनसीपी में गए, कमोबेश वैसी ही परिस्थितियां बाद में उत्पन्न हुई जब वो मुख्यमंत्री पद से उतरे, जब भूपेश बघेल अध्यक्ष बने। जब वो छोड़ के गए तो वो कांग्रेस से तो निकले, उनके साथ जो लोग कांग्रेस की तो गए। जब आप मूलतः कांग्रेस से निकले हुए हो और आप कांग्रेस से निकल के जाके सीधा आप जो आपकी जो बिल्कुल धूर विरोधी पार्टी, जहाँ आपका वैचारिक समानता कहीं से नहीं, वहाँ अगर आप जाके बात करते हो तो तकलीफ तो होगी। और वो उसको आम आदमी नहीं बचा पाया और उस चुनाव में दिख रहा है। देखिए, ये तो मरीन ड्राइव के सामने चले जाना कर्मा हॉस्पिटल है, वहाँ पर मारावाही उस वहीं पास में दबंग दुनिया ऑफिस है, बड़ा सा बोर्ड लगा है ऊपर, देखिए छत्तीसगढ़ बनने के बाद उसमें एक गायत्री लड़की बैठी हुई रिसेप्शन पे, उसको पैसा मैं दिया हूँ रूप से अजीत जोगी 9500 9,500 रुपए आप ले लेना, ठीक है ना? एक बड़ा मुद्दा के तौर पे, और उसको लेकर के आप चुनाव मैदान में हाँ, कोई दिक्कत होगी तो मेरे से बात करा देना। लेकिन इस बार एक सीट के लिए मरवाही नहीं, कर्मा हॉस्पिटल के ठीक बगल में
संभावनाओं की दुनिया। तलाश में, वो जीत दिख नहीं रही थी, संभावनाओं की तलाश थी। उस संभावनाओं की तलाश में अपने एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा खो दिया है। अब आप किस मुंह से 3 साल का जो कार्यकाल जिसको दिखा दिखा करके आप, 15 और साल। कांग्रेस का चेहरा दिखा करके कि कांग्रेस का चेहरा ऐसा था, वो जंगल राज था और आतताई राज था, उसको लेकर के आप लोगों के बीच में जाते थे। अब क्या लेकर के जाएंगे? तो आपके हाथ में जो है मिला कुछ नहीं। तो एक तरीके से एक राजनीतिक चूक थी जिसमें आप अमित जोगी के साथ वहाँ पर, अमित जोगी को आपने जो है हत्यारे के तौर पे लेकर के चुनाव में जाते थे। और एक मैं नहीं कह रहा और हूँ, उसी ये पार्टी के भारतीय- साथ अब वो ये मैं नहीं साथ कह रहा हूँ, ये भारतीय कि जनता जनता का- पार्टी के शब्द है, रिकॉर्डेड है ये चीजें। रिकॉर्डेड है, और आप उसी से हाथ मिला लिए। तो आप क्या अब आगे बताएंगे अपना? तो पार्टी विद डिफरेंस का जो मामला है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल, और कांग्रेस पार्टी ने इसको उठाया भी है गंभीरता के साथ। तो ये मामला तो है, एक राजनीतिक चूक इसको कही है। जिस तरीके से अजीत जोगी के जो विचार थे वो कभी भाजपा के साथ नहीं मेल खाते थे, अब ऐसे में अमित जोगी का उनके साथ हो जाना तो एक तरीके से ये साबित करता है कि वो अपने पिता के विचारों को ही काट रहे हैं। देखिए, अमित जोगी अपनी फ्रेश इंडिविजुअल राजनीति की जो शुरुआत की अपने पिताजी के न रहने के बाद, वो अब से हो चुकी उसके है। नहीं, उसके पहले कदम में ही उन्होंने अपना सिद्धांत तोड़ दिया। उन्होंने कोई अपनी छवि ऐसी, अजीत जोगी की जो छवि थी कि यार कैसा भी हो लेकिन वो ये इस लाइन पर नहीं झुकेगा, लेकिन अमित जोगी ने वो कोई लाइन नहीं बनाई, पहली ही लाइन पर वो फेल हो गए। जैसा अनिल भैया ने कहा कि वो ठीक है, चुनाव फॉर्म रिजेक्ट हो गया, घर बैठते, उस फील्ड में जाने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि एक बात और है मरवाही के संदर्भ में कि एक जो है अंदर का समझौता तो होता था भारतीय जनता पार्टी और अजीत जोगी में, और यही वजह है कि मरवाही में कभी जो है बीजेपी का कैडर खड़ा नहीं हो पाया, बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर पिछली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, यहाँ के नेतृत्व का अजीत जोगी के प्रति था। उसको आप कह सकते हैं कि एक अंडर टेबल एक हाँ, समझौता लेकिन वो था। अजीत जोगी की अपनी काबिलियत थी। हाँ, वो अजीत जोगी की काबिलियत थी। मतलब दोस्ती तो थी मगर नजर नहीं आती थी। नजर नहीं आती थी। राजनीतिक रूप से उसका नुकसान अजीत जोगी को नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी भी, लेकिन इस बार जो हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक चूक। अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें एक चीज़ साफ दिख रही है, कांग्रेस अगर कहीं परफॉर्म कर रही है तो छत्तीसगढ़ में, अब बीजेपी अगर कहीं फेल हो रही है तो छत्तीसगढ़ में मतलब जनता समझ चुकी है करना क्या है। बाकी सब ठीक है। अब ऐसे में जहां हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, तो एक बार मध्य प्रदेश की तरफ भी गाड़ी मोड़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पे थे, वहाँ पे बीजेपी आगे चल रही है, ठीक है। ऐसे में 6 कांग्रेस के पास हैं, अन्य के पास 1 है। अब सर ने पिछले बार विधानसभा चुनाव कवर भी किया है वहाँ का, तो आप एक बार बताएं कि क्या चाहती है वहाँ की जनता। आपने जनता का मन पड़ा है, जनता क्या चाहती है, जनता किस तरीके से परफॉर्म करती है वहाँ की? देखिए, जो पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव, उस समय की जो परिस्थितियां थी वो एकदम अलग थी। उस समय की परिस्थितियां ये थी कि करीब 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का सरकार था, एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी थी। वो स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी चुनाव में दिखा और उसके अकॉर्डिंग परिणाम आया। परिणाम आने के बाद कांग्रेस को सत्ता मिली, लेकिन कांग्रेस की सत्ता गई क्यों? क्योंकि आप उसको संभाल नहीं पाए। सीधा सा मसला ये था कि आपको जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ आपको सत्ता सौंपी थी, तो आपको उसको संभाल के रखना था, लेकिन आप उसको संभालने में विफल रहे। विफल रहे क्यों? क्योंकि आपके जो छत्रप थे, चाहे वो सिंधिया, चाहे दिग्विजय सिंह, चाहे कमलनाथ और दिग्गी की तो जोड़ी बन गए। वो दोनों जो है आपस में गलबहिया करते रहे बहुत अच्छे मगर से। सिंधिया कहीं बाहर हो गए। सिंधिया बाहर हो गए, और एक ऐसा युवा नेतृत्व जिसको सामने रख करके आपने चुनाव लड़ा था, उसको इतने किनारे कर दिया कि वो अपमानित बार बार होता रहा। और टर्निंग पॉइंट आपको याद होगा कि एक बयान आया, बयान पे उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कह दिया कि भैया ठीक है, उनको अगर देखना है तो देख लें, हो ठीक है, सड़क पे उतरना है तो उतर जाएं। तो उसके बाद सिंधिया उतर गए।
उसके बाद ठीक कांग्रेस है, सड़क पे आ गई। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस सड़क पे आ गई। तो मतलब ये- जहां पड़ोसी राज्य में अब कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही है एक साथ है, तो वही दूसरी पड़ोसी राज्य में आपसी गुटबाजी का शिकार हो चुकी है। और उसका नतीजा ये हुआ छत्तीसगढ़ देखिए, मध्य प्रदेश जब अविभाजित था तब भी छत्तीसगढ़ ही जो है सरकार बनाता था कांग्रेस की। आप इसको बहुत बारीकी से देखेंगे तो मालवा जो है वो भाजपा का गढ़ था। भाजपा कह ले, जनसंघ कह ले, जो भी कह ले, कांग्रेस का गढ़ कभी नहीं रहा। मालवा कह लीजिए, महाकौशल और बघेलखंड का भी कुछ हिस्सा वहाँ मजबूत थी भाजपा। छत्तीसगढ़ की पूरी, अरे बस्तर में खाता नहीं खुलता था। बस्तर पूरी की पूरी सीटें, बस्तर संभाग की सीटें कह रहा हूँ मैं, पूरी कांग्रेस को जाती थी। नाम लेवा नहीं था कांग्रेस के अलावा वहाँ भाजपा का। उस छत्तीसगढ़ में, उस छत्तीसगढ़ के भरोसे मध्य प्रदेश में सरकार बनती थी। अब मध्य प्रदेश में नेता ज्यादा रह गए, अब कार्यकर्ता कम रह गए। इन्होंने 3-4 ही नाम गिनाया, 3-4 और है, वो एक सुरेश पचौरी है, अरुण यादव है, राहुल सिंह है। आप गिनोगे नेता ही नेता है, कार्यकर्ता कम है। जहाँ नेता ज्यादा रहते, कार्यकर्ता कम रहते, वहाँ ये हाल होना होता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का गढ़ रहा है। अब दुर्गति देखिए आप कांग्रेस की। मतलब अब जो है इस जनता बार भी इस चुनाव में जो है, इस चुनाव में जनता ने कहा कि नहीं भैया, उसको तो दे करके देख लिए, वो तो केवल सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता में भागीदारी के लिए लड़ रही हैं, हमको डेवलपमेंट चाहिए। और चूंकि शिवराज जी के सरकार को लोगों ने पहले से देखा हुआ था, तो फिर से कहा कि चलो भाई इनको मौका दे देना चाहिए। वो मौका और यहाँ लोग नहीं फिर मिल- से कोई यहाँ मौका यहाँ और नहीं मिल सकता डेवलपमेंट है। बहुत बड़ा इशू है पूरे ऑल डेवलपमेंट ओवर एक इशू है, लेकिन इस बार भी जो आंकड़े आ रहे हैं उपचुनाव में, ये भी भाजपा के पाले में जाते दिख रहे हैं। तो ऐसे में फिर लगता है कि जनता कहीं ना कहीं वापस शिवराज सिंह पे भरोसा कर रही है, और उनके जो लोग हैं उन पर जनता भरोसा जताई हुई है अभी भी। भरोसे का कारण वही कि पब्लिक तो चाहती कि हमारा कुछ काम नहीं, हो। उसमें एक महत्वपूर्ण था, पांडे जी तो कह रहे हो भरोसा तो जता रही कांग्रेस पे, भाजपा पे। भरोसा जताने से ज़्यादा जो है ना, कांग्रेस पे अविश्वास है। कांग्रेस को जो सत्ता मिली, जो संजय कह रहे थे कि आपको हमने सत्ता दी, हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन फिर भी आपने मैनेज करके जब आप सत्ता पे काबिज हो गए, तो सत्ता पे मैंने आपको ये घर दे दिया और आप उस घर की देखभाल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मैं आप पे दोबारा क्यों विश्वास करूंगा? तो अविश्वास बिल्कुल सही जो बात है। कांग्रेस पे अविश्वास जनता का ज्यादा था। ये भाजपा जो है ना, अविश्वास की लहर पे भी वहाँ पे जो आए हैं कमलनाथ हटे जो है, वो असंतोष और अविश्वास की लहर पे ही जो है भाजपा सवार होकर चढ़ गई। धीरे से आप अपनी गाड़ी बिहार की तरफ भी मोड़ लें। बिहार में भी चुनाव है, एनडीए आरजेडी है, अन्य की बात छोड़ दें अगर तो कौन है सर? आपको क्या लगता है कि कौन रहेगा इस बार? अभी जो नजर जनता आ का रहा फैसला है, कुछ अलग ही लग रहा है इस बार। हाँ, वो एनडीए के पक्ष में ही कुछ फैसला जाता दिखाई दे रहा है। मगर आरजेडी भी अच्छा परफॉर्म करती दिखाई दे रही परफॉर्म है। करी वो इलेक्शन कैंपेन में ही देख रहा है कि दोनों के बीच बहुत कांटे का मुकाबला था। मुद्दे भी वैसे उन्होंने चुने और थे। जो वोट परसेंटेज की भी बात आ रही, तो दोनों में 1% या उससे उसी के आसपास दोनों के वोट परसेंट में फ़र्क है। और तो हमको नहीं लगता कि आरजेडी बहुत पीछे रहेगी, लेकिन सरकार बनाने से थोड़ा टक्कर कांटे की रहेगी। टक्कर कांटे की रहेगी। नहीं, देखिए अब तो स्पष्ट है। अभी लेटेस्ट आंकड़े अगर आप देखें तो लेटेस्ट आंकड़ों में एनडीए बहुमत पा चुका है। एनडीए की सरकार वहाँ बन रही है। एक महत्वपूर्ण बदलाव जो देखने को मिला है बिहार में, वो कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार सबसे बड़ी दल के रूप में बिहार में उभरी है। ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है बिहार की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो। मतलब एक बदलाव सा दिख रहा है यहाँ पे। बिहार में अभी तक क्या रहा है, पिछले अगर करीब 30 साल 35 साल को अगर आप देखेंगे राजनीति की यात्रा को, तो वहाँ पर क्षेत्रीय दलों का उभार रहा है। वहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय दल जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में नहीं उभर के आती थी। इस बार हुआ है जब कोई राष्ट्रीय दल वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, और वो राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी है। इसका एक मैसेज ये भी है कि तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम मुद्दों के बावजूद, विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद नरेंद्र मोदी का जलवा अभी भी कायम है। क्योंकि वहाँ पर लोग, जब आप टेलीविजन में सुन रहे होंगे, लोग कहते थे कि हमको मोदी को वोट देना है, मोदी को जिताना मतलब है, और अभी भी मैंडेट जो है वो मोदी को है। अभी भी मोदी का चेहरा वहाँ पे फैक्टर बन सकता है। दूसरा एक और जो महत्वपूर्ण मसला था, देखिए तमाम चीज़ें थी। 15 साल से लगातार वहाँ पर नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं,
लेकिन बावजूद इसके अगर उनकी सीटें कुछ कम हुई है तो उसका बड़ा फैक्टर ये था कि वहाँ हनुमान ने जो है लंका के बजाय अयोध्या में आग लगा दी। ठीक है, अगर वहाँ पर चिराग पासवान इनके खिलाफ नहीं होते, जदयू के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, तो इतनी हालत नहीं होती। तब इनकी सीटें 160 के ऊपर चली गई होती। ठीक है, तो वो जो हुआ है वो चिराग के कारण हुआ है। मतलब जहां आग लगनी थी वहां लगी नहीं, कहीं और लग गई। और आप ओवरऑल देखिए, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लगातार तेजस्वी 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 का आप टोटल वोट देखिए और टोटल सीटें कम हो रही है। तो तेजस्वी ने कहाँ कौन सा इतना, ठीक है, अपने आप को उसने बना करके रखा है, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत बड़ा कमाल कर दिया हो ऐसी स्थिति तेजस्वी के साथ भी बिहार में जो महत्वपूर्ण जो इस चुनाव में जो अभी जो हो रहे हैं, उसका जो आंकड़े जो बता रहे हैं, अभी मैं परिणाम नहीं कहता, इसको आंकड़े कह रहा हूँ, वो जो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो दिख रहा है वो वहाँ पे समाजवाद जो है, बिहार जो है समाजवाद और सेकुलरिज्म इसका गढ़ माना जाता है जी। बिहार में जो ये भगवाकरण हिंदू लहर वहर कभी दिखी नहीं। जेपी आंदोलन से ही निकले हैं लालू यादव कह लीजिए या नीतीश कुमार कह लीजिए, पूरा बिहार जो है वो जेपी आंदोलन की देन है। और जेपी आंदोलन खड़ा भी हुआ तो बिहार से हुआ, और वो इतनी बड़ी जो क्रांति थी, जो सत्ता परिवर्तन की सबसे पहली जो बड़ी क्रांति थी, वो जेपी आंदोलन को माना जाता है जी। समाजवाद वहाँ अपना मतलब ऐसा लग रहा है करके, जैसे नीतीश कुमार की सीटें कम हो रही है, बीजेपी की सीट बढ़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं बीजेपी जो है वो अब हावी होती दिखाई दे रही है। उसमें एक राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद बनाम इसको समाजवाद देखेंगे तो समाजवाद पे अब राष्ट्रवाद बनाम क्षेत्रवाद, जैसे संजय ने बताया क्षेत्र, उस पे भी राष्ट्रवाद हावी होता दिख रहा है। ये नया एक मतलब एक चेंज भी आ रहा है और बीजेपी चेंज कर रही है वहाँ पे। नया संकेत इलेक्शन कैंपेन के दौरान 2 फैक्टर और भी सामने आए थे जिस पे चर्चाएं कम हुई, वो बातें दब गई। जैसा कि हम लोग वही पहले भी चर्चा की है कि आपसी फूट, तो तेजस्वी जरूर उभरे, लेकिन तेजस्वी के उभरने से उनके पार्टी के बहुत सारे धड़े नाराज। राम वो जो जिनकी डेथ हुई उनके रघुवंश प्रसाद जी की, वो आखिरी समय तक बेचारे उसी घुटन महसूस करते रहे और तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। तो पार्टी के बड़े लीडरों को भी संतुष्ट कर पाने में तेजस्वी कामयाब नहीं हुए। एक और मैसेज है, अगर आप देखना चाहें बिहार के कौन सा है वो मैसेज? देखिए, अगर 70 सीटें वहाँ पर कांग्रेस को अगर आरजेडी नहीं देती तो आरजेडी शायद सत्ता में आ गई होती, क्योंकि देखिए 70 सीटें लेकर के 20 पर अभी का जो आंकड़ा है उसमें 20 पर कांग्रेस पार्टी वहाँ जीत दर्ज कर रही है या आगे है। मतलब हाथ मिलाना गलती हो गया है। तो वो भी राजनीतिक वही कारण है कि पार्टी के सीनियर नेताओं को उन्होंने बात नहीं मानी। तो 70 सीट आपने कांग्रेस को दिया और 70 से जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत कम है। वो स्ट्राइक रेट न होने की वजह से ही तेजस्वी शायद पीछे रह गए हैं। मतलब वो भी एक संदेश है। जो सर का कहना है, पुरानी कहावत भी है, बड़े बुजुर्गों की बात माननी थी, वो नहीं मानी और गलती कर बैठे हैं। और एक मुद्दा और था, मैं चुनाव प्रचार में देखता था भैया, कुछ बातें कहीं कहीं से निकल के आती थी। राम मंदिर और कश्मीर का 370 का मुद्दा भी इस चुनाव में बिहार में काम किया है। वही राष्ट्रवाद बात उन्होंने आपने कही, समाजवाद के ऊपर राष्ट्रवाद का एक हावी होना, जो सर ने कहा बात, वो आमतौर पे शुरू से रैलियों से लेकर के अभी तक दिख रहा है। बिल्कुल, वहाँ धर्मनिरपेक्षता जिसको सबसे प्रमुख माना जाता था। नीतीश कुमार का जो झगड़ा भी रहा या टूटे भी, एनडीए से टूटे भी, तो उसका कारण सिर्फ धर्मनिरपेक्षता या सांप्रदायिकता। तो अब सांप्रदायिकता की बात तो रही नहीं गई ना, आप तो उनके साथ चुनाव लड़ी रहे हो, सरकार में हो, तो सांप्रदायिकता वाली बात अब खत्म हो गई है। जो मैं पहले भी कहा, जात पात की बात नहीं रही, राष्ट्रवाद वहाँ अब हावी होता जा रहा है। और दुर्भाग्य, समाजवादी आंदोलन, जो समाजवाद वहीं से उगा, वहीं से पनपा, और सारे देश को बड़े नेता जो उन्होंने दिए। और ऐसा नहीं कि बिहार का अकेला, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसका अखंड इतिहास है, मगध से लेकर। बिल्कुल। और किसी भारत के और किसी अन्य प्रांत के पास अखंड इतिहास नहीं है। मगध से लेकर आप देख लीजिए तो वो अखंड इतिहास है। और राजनीतिक तो वहाँ मतलब कण-कण हवा में है।
वहाँ अगर ऐसा परिवर्तन हो रहा है तो ये एक सोचने का नरेंद्र मोदी के लिए जो संजय शेखर ने कहा, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ये शुभ संकेत है। मतलब मोदी फैक्टर जो कह रहे थे शुरू से चलता है 2014 से, और अब जो है वो धीरे आरोप लगे, बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके बाद भी वो कायम है अभी तक, ये माना जा सकता है बिहार में। आप एक समझ लीजिए, बिहार की राजनीति की जब चर्चा जहाँ से भी शुरू होती है तो सबसे पहले जातिवाद की राजनीति होती है। इस बार के रिजल्ट बीजेपी का सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरना इस बात को गलत साबित करता है। जातिवाद खत्म, जातिवाद खत्म है। जैसा उन्होंने कहा, राष्ट्रवाद हावी है जातिवाद पे। पे, राष्ट्रवाद हावी है, तो वहाँ पर तमाम समीकरण इस बार टूटे हैं बिहार में, और एक नया प्रतिमान राजनीति का, एक नई धारा और एक नया संकेत बिहार से इस बार उभर करके सामने आ रहा है। ये आने वाले चुनाव में बहुत साफ संकेत आने वाले चुनावों की। तो आज आपने देखा कि किस तरह उपचुनाव में, मरवाही के उपचुनाव में क्या हो रहा है, क्या कुछ बातें हैं, क्या गलती हुई, कहाँ चूक हुई, सारी चीज़ें। इसके साथ हमने मध्य प्रदेश पर भी चर्चा की और बिहार चुनाव पर चर्चा की। आज हमारे साथ जो मौजूद थे अनिल पुसतकर जी, डॉक्टर संजय शेखर और रमेश पांडे जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि क्या हो रहा है चुनाव में, क्या क्या अपडेट है और कौन बैठेगा इस बार गद्दी में। धन्यवाद।